हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक 10th क्लास के चैप्टर्स की सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें आपको 1 बाय 1 हर चैप्टर प्रोवाइड कराएंगे। जैसे पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर। आज हम रियल नंबर की आपको एक वीडियो देंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें बेटा क्लियर करेंगे और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। और इसके बाद जैसे रियल चैप्टर होगा, रियल नंबर के बाद वैसे ही आपको अदर चैप्टर्स की भी वीडियोस हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं बच्चे हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर को समझने के लिए बेटा हम नंबर सिस्टम्स को समझेंगे कि नंबर का सिस्टम हमारा कैसा होता है। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम को समझते हैं। हमारे पास नंबर लाइन पे सारे ही नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आप देखिए, जो नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। आप बहुत सारी बुक्स में इनको देखोगे, कैपिटल N से इन्हें डिनोट किया जाता है। फिर नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, जिसमें आपके नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। और 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम होल नंबर बोलते हैं, जो कि W से डिनोट किए जाते हैं। अब यहाँ पर कोई आपसे पूछता है अगर कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो आंसर आपका 0 होगा। और लार्जेस्ट होल नंबर क्या है, तो आंसर आपका होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेम यही चीज़ आपकी नेचुरल नंबर में दिखेगी। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 और लार्जेस्ट आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसके बाद ही नंबर लाइन पे आप देखिए, ये जितने भी नंबर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं बेटा, ये हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स को बहुत सारी बुक्स के अंदर आप देखोगे कि I से और Z से डिनोट किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में आपको इंटीजर जो है वो Z से डिनोट होता हुआ मिलेगा। और ये सारे के सारे नंबर जिसमें कि आपको ऑल नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्लूडिंग 0, ये कौन से नंबर होते हैं? हमारे इंटीजर्स, जिन्हें Z से डिनोट किया जाता है। और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, इधर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब आप देखिए कि इसमें हमें कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके बारे में भी हमने नहीं पढ़ा है। जैसे आप सोचिए कि अगर 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है, जैसे कि आप देखो 2.5, ये नंबर कौन सा है? अब आप में से बहुत सारे बच्चे इसको नेचुरल नंबर बोल देते हैं कि भाई नेचुरल नंबर में से आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितने भी हमारे डेसिमल वाले नंबर्स हैं, ये हमारे ना तो नेचुरल है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर है। ये नंबर अगर आप इनका डेसिमल हटाओ तो आप देखोगे कि एक डेसिमल पे यहाँ से हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। सिंप्लीफाई कर लोगे थोड़ा तो आपको मिलेगा 5/2। अब ये जो नंबर है ये लिखा गया है P/Q की फॉर्म में, क्योंकि इसमें हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मिल रहा है। जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो डिनोमिनेटर है मेरा वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ऐसे नंबर्स को मैं कौन से नंबर बोलता हूँ? रैशनल नंबर। ये कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, जिन्हें हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या आएगी बच्चे? दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर आप देख सकते हैं जितने भी हमारे नंबर ये हो गए। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे 2/3, 4/5, 7/8 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? रैशनल नंबर्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रैशनल नंबर्स के बाद आपके एक नंबर्स आते हैं जो यहाँ पे आपने देख रखा होगा, सेट में भी दिख रहा है। इरेशनल नंबर्स क्या है बेटा? इरेशनल नंबर्स हम किसे कहते हैं? इसे कैपिटल T से डिनोट करते हैं। अब देखिए, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर मुझे यहाँ दिख रहे हैं वो सब P/Q की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट हो ही रहे हैं। जैसे कि आपका 3, 4, 5, ये सब भी P/Q की फॉर्म में है, तो ये सारे के सारे रैशनल है। लेकिन इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिन नंबर्स को आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि आपके रूट्स वाले नंबर, √2, √3, √7, ये सारे के सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स। और एक नंबर पाई भी होता है जिसको आप इरेशनल मानते हैं। आगे बताऊंगा कि पाई को इरेशनल हम क्यों बोलते हैं, लेकिन पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। और आपका यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको रैशनल और इरेशनल बच्चे क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर वो है जो P/Q की फॉर्म में है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन हो सकता है कि Q यहाँ पे 0 क्यों नहीं ले रहे हम?
क्यों हम इसलिए नहीं ज़ीरो लेते बेटा कि अगर मान लो नंबर के डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो ये जो चीज़ है इसका आंसर अभी कोई भी नहीं जानता, इसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। ये हमारा नॉट डिफाइन है, अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो मिल जाए आपको तो आप उसको नॉट डिफाइन कंसिडर करेंगे। और अगर न्यूमिनेटर में ज़ीरो है, जैसे कि आप देखो न्यूमिनेटर में अगर ज़ीरो आती है तो उसका आंसर हमेशा बच्चे ज़ीरो रहने वाला है। और इस सारी थ्योरी को हम आप देख सकते हैं कि जितने भी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इन सब का कॉम्बिनेशन अगर आप बना दो तो उस नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो हमारे रियल नंबर यहाँ पे क्लियर हो गए। रियल नंबर्स क्या है? ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो यहाँ पे आपको एक सेट्स की फॉर्म में दिखाया हमने, तो आप देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है सारे के सारे वो होल नंबर के सेट में आते हैं, यानी कि सारे के सारे जो होल नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं, जो होल नंबर है वो इंटीजर्स होते हैं, जो इंटीजर है वो रैशनल होते हैं, और जो रैशनल है वो हमारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। इरेशनल इनसे अलग होते हैं। तो रैशनल प्लस इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको ये सिंबल मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बेटा ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे तो 10th क्लास के बच्चों आप लोगों को ये सिंपल सा एग्जाम्पल आता होगा बच्चे, कि द टेम्परेचर एट 6 AM इज 37 डिग्री सेल्सियस और 12 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा? सिंपल एडिशन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप इसको नंबर लाइन पे देख सकते हो। ये बेसिकली आपको एक नंबर लाइन का एग्जाम्पल दिया गया है। वैसे तो आपको लग रहा होगा बच्चे कि एक सिंपल सी एडिशन ही है कि 37 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी था नंबर लाइन पे और उसमें आपने देखा कि 12 यूनिट्स बढ़ गया, तो ये नंबर लाइन पे एक एडिशन दिखाई गई है और कुछ भी नहीं है। इसमें आप 12 बढ़ा दोगे तो आपका जो आंसर है वो 49 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। हाँ, आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा एग्जाम्पल हो रहा है, आप सारे बच्चे खुद कर सकते हो। आप लोग एक बार ट्राई करो। सिंपल सा दिया हुआ है कि एक बैंक अकाउंट में पहले जो बैलेंस दिखाया गया है वो माइनस में है और उसमें 2000 रुपीज़ और ऐड कर दिए, यानी कि डिपॉजिट कर दिए। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है कि पहले पैसा यहाँ पर देखो नेगेटिव था और अगर पैसा ऐड हुआ है तो इसको एडिशन सिंपल कर देंगे। तो आपको पता है कि जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन चलता है। ये सब बच्चे आप जानते होंगे, 10th क्लास में हो, तो सिंपल सा आंसर है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब रैशनल और इरेशनल नंबर को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो रैशनल नंबर अभी हमने पढ़ा है कि P/Q की फॉर्म होती है वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट डिफाइन, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। और अगर न्यूमिनेटर में 0 है तो आंसर हमेशा 0। ठीक है। इरेशनल की बात करें तो जिन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉट पॉसिबल टू राइट इन P/Q फॉर्म, तो ये नंबर्स कौन से होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं बेटा। इरेशनल नंबर्स में आपको बताया था मैंने आपको √2, √3, √7 एक्सेट्रा एंड पाई ऑल्सो। एक और डेफिनेशन से हम इनको समझ सकते हैं। एक और डेफिनेशन होती है यहाँ पे हमारी रैशनल इरेशनल की, जो बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि आप एक एग्जांपल ये लो और एक एग्जांपल यहाँ पे हम और ले लेते हैं 4/5। इनको आप डेसिमल में चेंज करके देखो बच्चे क्या आता है। इसको जब आप लॉन्ग डिवीज़न से चेक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.3333। इट मीन्स कि ये आपका हो गया 0.3 बार, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है 3। और यहाँ पर आप देखोगे तो 0.8। यहाँ पे आप डेसिमल ख़त्म हो गया और यहाँ डेसिमल रिपीट होना शुरू हो गया। ये दोनों ही नंबर रैशनल है। लेकिन इरेशनल में क्या होता है, आपको कई बार ऐसी फॉर्म मिलती है कि डेसिमल आपका ख़त्म भी नहीं हो रहा और एक फिक्स पैटर्न भी नहीं आ रहा, हर बार आपको एक नई डिजिट मिल रही है, तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। ये आपके रैशनल नंबर ही होता है। और ये होता है आपका टर्मिनेटिंग
डेसिमल नंबर, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो डेसिमल टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल जो है वो टर्मिनेट नहीं हुआ है, लेकिन डिजिट रिपीट होना शुरू होगी बार बार। तो ये दोनों इरेशनल है। लेकिन इरेशनल में क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, डेसिमल ख़त्म नहीं हुआ, बट नॉट रिपीटिंग ऑल्सो, यानी कि हर बार एक नई डिजिट आ रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं, ये एग्जाम्पल भी हो गए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के एक एग्जाम्पल लिया गया है रैशनल इरेशनल का, कि आपको पहचानना है कि नंबर रैशनल है या इरेशनल है। एक आर्किटेक्ट डिजाइंस अ स्क्वायर कोर्टयार्ड विद एन एरिया ऑफ 81 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया गया है एक स्क्वायर का 81 मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड। अगर आप एरिया का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पता है कि एरिया होता है साइड इंटू साइड। एक स्क्वायर का एरिया हम जानते हैं बेटा साइड इंटू साइड होता है। तो यहाँ से आप एरिया का फॉर्मूला लगाया आपने, तो एरिया रख दिया 81 और साइड को ले लिया ए। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 81 और ए निकालोगे तो आपको अंडर रूट 81 करना पड़ेगा, और यहाँ से आप देखोगे कि इसके फैक्टर करके 9 इंटू 9 आपको 9 मिलने वाला है। तो साइड आ गई आपकी यहाँ पे बच्चे 9 मीटर। अब आपको बताना है एक्चुअली ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जब 81 का आपने अंडर रूट किया और आपके उसके कंप्लीट फैक्टर्स बन रहे हैं और वो सिंप्लीफाई हो रहा है, स्क्वायर रूट खत्म हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स रैशनल हो जाते हैं। इरेशनल तब होते हैं जब रूट्स हमारा कंप्लीटली सॉल्व नहीं होता, जैसे कि इसके अंदर प्राइम नंबर्स आ जाते हैं जब। ये सारे नंबर इरेशनल है मेरे, लेकिन ये एक रैशनल नंबर है, आप इसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है रूट 18। रूट 18 को आपको बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए। आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा बच्चे 8th क्लास में। इसके फैक्टर्स करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, बेसिकली ये फैक्टर बनेंगे। और आप देखेंगे कि इसमें आप पेयरिंग देख लीजिए, 3 की पेयरिंग हो रही है, एक 3 बाहर ले लीजिए और बचा रूट 2। अब ये जो नंबर बचा है, क्योंकि इसमें रूट 2 है जिसे हम कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक है वो है बेटा एलसीएम एचसीएफ का। ऑलरेडी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, 4th में 5th में, मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। एलसीएम का मतलब यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बहुत सारे बच्चों को बेटा फैक्टर्स में और मल्टीपल्स में बहुत इश्यूज होता है। मल्टीपल सिंपल होता है, जैसे मैं 20 का ही एग्जांपल लेता हूँ, दोनों ही केस में 20 की टेबल में जितने भी नंबर आ रहे हैं, जैसे 40, 60, 80, ये सब इसके मल्टीपल्स हैं, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होने पर आ रहे हैं। और फैक्टर्स होते हैं, जैसे 20 लिया मैंने, 20 के मैंने सबसे पहले किए बेटा प्राइम फैक्टर्स। ये फैक्टर्स तो निकालना आप सबको आता ही होगा, आपने किया है पहले। तो 20 के अगर कोई पूछे मेरे पास कि प्राइम फैक्टर्स क्या है, तो ये है 20 के प्राइम फैक्टर्स। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि 20 के सिर्फ फैक्टर्स चाहिए, तो फैक्टर्स में और प्राइम फैक्टर में बेटा फ़र्क होता है। फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स जिनकी टेबल में 20 आ रहा है। जैसे आप देखो 1 की टेबल में 20 आता है, क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, 1 तो काउंटिंग पे चलता है। 2 की टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है। फिर आप देखो 4 की टेबल में आ रहा है, 5 की टेबल में 20 मिल रहा है, 10 में मिल रहा है, और एक खुद की टेबल में। तो कोई भी नंबर खुद का और 1 का फैक्टर तो हमेशा ही होता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स। तो हमें फैक्टर्स में और मल्टीपल में पहले फ़र्क पता होना चाहिए। उसके बाद एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है हमारा एचसीएफ। अब एक एग्जांपल से इस बात को समझेंगे।
इसका बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा बताऊंगा 3 नंबर्स लेके कि चलो पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ये बात। जैसे मेरे पास एक नंबर है 20, एक है 15 और एक है 25, 3 नंबर्स हैं हमारे पास। अब इन 3 नंबर्स का हम लेना चाहते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चलो इसके एलसीएम की। अगर आपको इसका एलसीएम चाहिए तो आपको 15, 20 और 25 इनको एक साथ, जैसे हम फैक्टर निकालते हैं इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, ऑलरेडी आपको आता होगा। तो सबसे पहले आप देखो जिस भी प्राइम नंबर से कट रहे हैं तो उससे कट करना शुरू करो। 2 से देखो ये तो जाएगा नहीं, फिर से 2 से काट दो। 5 से देखो 3, 1, 5। 3 से 1, 1, 5, 5 से 1, 1, 1। इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम मिलेगा। देखो यहाँ पे इनको कर लेते हैं 15, 30, 10, तो ये हो गया आपका 300 इनका एलसीएम। यहीं पे एलसीएम एचसीएफ को समझ लेते हैं। तीनों नंबर्स के आप प्राइम फैक्टर्स कर लो, तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करो और 1 बाय 1, जैसे एक बार 20 का कर लो, 20 के फैक्टर्स करोगे तो आपको ये मिलेंगे। 15 के करो एक बार बेटा, आप देखो 15 के फैक्टर्स कर लो और एक बार 25 के भी कर लो, इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब तीनों के जो आपने यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स किए हैं, आपको बस ये देखना है कि तीनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन क्या है। देखो 20 के लिखो पहले, यहाँ पे 20 के में आपने लिखा यहाँ पे 2 × 2 × 5 और 15 में लिखा 3 × 5 और 25 में लिखा 5 × 5। अब कॉमन क्या है तीनों में? तीनों में जितने भी फैक्टर्स कॉमन है वही आपका एचसीएफ है। तो एचसीएफ हो जाएगा आपका यहाँ पर 5। तो एलसीएम और एचसीएफ हम समझ गए। अब एलसीएम एचसीएफ के आपके पास कुछ बेटा, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 10th क्लास में जिसमें आपको नंबर्स दिए जाते हैं, आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है, और एक आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ वर्ड प्रॉब्लम का दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको पहले डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिया है। इसको मैं रब कर देता हूँ और फिर आप इसको समझ सकते हो इस क्वेश्चन को कि ये कैसे करना है। इसे मैं एक बार हटा देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो बेटा ले लो। ये एक एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पे, इन 3 नंबर्स का एलसीएम हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है इनका, जो कि 300 आया था, और एक हमने इनके एचसीएफ को समझा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हमें 5 मिला है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए, और आगे इसको मैं हटा देता हूँ अभी। अब यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम ली गई है। एक्चुअली हमारी डेली लाइफ में इनका क्या यूज़ होता है एलसीएम एचसीएफ का, तो कुछ उस तरह के एग्जांपल्स हमने यहाँ लिए हैं। जैसे 3 लाइट्स है, रेड लाइट वगैरह जो हम रोड पे देखते हैं बच्चे, ये वाली लाइट जो है वो 30 सेकंड के बाद मान लो इसका रेड कलर होता है, रेड होती है, और ये वाली हम इसका डाटा चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारा आंसर जो है उस क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। इसको हटा दीजिए आप, और मान लीजिए कि 60 सेकंड्स के बाद ये वाली जो लाइट है वो रेड हो जाती है, और इसको मान लेते हैं हम कि ये 20 सेकंड के बाद रेड हो जाती है। तो क्वेश्चन हमारे ये आते हैं कि ये तीनों लाइट अगर एक साथ स्टार्ट की जाए तो कितने टाइम के बाद ये दोबारा से रिपीट होंगी जब ये तीनों एक साथ रेड हो जाएंगी। तो इस तरह की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है वो हमारा एलसीएम का एक टॉपिक रहता है। आपको करना क्या है, सिंपल 20, 30 एंड 60 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है, जो कि आपको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो फैक्टर्स करके। यहाँ पे आप इसके फैक्टर्स करोगे, एक साथ ले लोगे इनके फैक्टर एलसीएम के लिए, और आपको जैसे 2 से कट कर दिया इसको डायरेक्ट, वैसे आपको दिख ही रहा होगा बच्चे आपको, आप लोगों को। तो इनका एलसीएम जब आप निकालोगे, इन सब का प्रोडक्ट कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर जो कि आएगा 60, यानी कि 60 सेकंड्स के बाद ये रिपीट हो जाएंगे।
हर 60 सेकंड्स के बाद आप देखोगे तो ये रिपीट होते नजर आएंगे। ये लाइट दोबारा से रेड, पहले फर्स्ट टाइम क्या होगी 60 सेकंड्स के बाद, यानी कि जब ये स्टार्ट होगी उस टाइम ये दोनों रेड हो जाएंगी। उसके बाद हर 60 के इंटरवल के बाद ये रिपीट होगी। ये वर्ड प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे देखते हैं SCF की वर्ड प्रॉब्लम कैसी आती है। SCF की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है बच्चे हमारे पास वो इस तरह से होती है कि एक शॉपकीपर के पास 48 चॉकलेट्स हैं और 72 कुकीज़ हैं। अब वो इनको बॉक्सेस में बंद करना चाहता है, वो पैक करना चाहता है इनको बॉक्सेस के अंदर, जिसमें वो क्या कर रहा है, ही वांट्स टू पैक देम इनटू आइडेंटिकल गिफ्ट बॉक्सेस विद नो आइटम्स लेफ्ट ओवर। इसमें हमें जो समझना होता है वो ये है कि 48 और 72 ये कुकीज़ हैं, ये मेरे पास चॉकलेट्स हैं। अब मुझे एक ऐसे बॉक्स बनाने हैं जिसके अंदर मैं चॉकलेट्स डालूं और कुछ कुकीज़ डालूं अलग बॉक्स में। तो बॉक्स के अंदर साइज़ इतना होना चाहिए कि वो इतनी कुकीज़ या इतनी चॉकलेट्स को ले ले कि मेरे पास बाद में जब वो बॉक्स कंप्लीट हो तो एक भी कुकीज़ या चॉकलेट ना बचे। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप इसका SCF निकालो, क्योंकि जब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, जैसे कि आपने इन दोनों का SCF लिया तो 48 के फैक्टर्स करेंगे आप, के फैक्टर्स कर लिए, फिर 72 के फैक्टर्स कर लीजिए। 72 के करेंगे फैक्टर्स यहाँ पे हम। इन दोनों फैक्टर्स में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप देखोगे इनका जो कॉमन फैक्टर यानी कि SCF आ रहा है जो दोनों में कॉमन है, वो आप देखो कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं डायरेक्ट। एक जैसे 2 आ रहा है इसमें भी है, यहाँ लिखते रहो आप जो आ रहा है, 2 आ गया। फिर एक और 2 आ रहा है, यहाँ लिख लीजिए। फिर आपको एक और 2 मिला और फिर आपको इसमें एक 3 मिल रहा है। यही मेरे कॉमन फैक्टर्स हैं, तो आंसर आ गया 24। यानी कि जो बॉक्स बनाओगे आप उसमें अगर आप 24 कुकीज़ और चॉकलेट्स पैक करना शुरू करोगे तो लास्ट में एक भी चॉकलेट या कुकीज़ हमारे पास नहीं बचेगी। ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स जो रहती है वो हमारा SCF का केस रहता है। ठीक है बच्चे, आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर आपके चैप्टर जो है आपका 10th क्लास का, इसके अंदर एक बहुत अच्छी थ्योरम है जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इसमें होता क्या है। जैसे कि आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तो पता होगा, जैसे 2 है, एक प्राइम नंबर है। क्यों है प्राइम? क्योंकि 2 जो है वो अपने अलावा या 1 के अलावा किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता। इट मीन्स जो प्राइम नंबर्स होते हैं इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर, हमें प्राइम नंबर समझ में आ गया क्योंकि 2 फैक्टर्स होते हैं उसके, एक नंबर होता है एक 1 होता है। और जो नंबर ऐसे होते हैं जिनके फैक्टर्स हमारे पास 2 से ज़्यादा होते हैं, एक 1, एक नंबर खुद और कुछ अदर नंबर्स, उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो जैसे मेरे पास 20 है वो एक कंपोजिट नंबर है। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये सिर्फ कंपोजिट नंबर पे अप्लाई होती है। ये क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the product of their prime factors। किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जैसे 20 लिया हमने, 20 के मैंने फैक्टर्स किए, वो ये आ गए, ये फैक्टर्स आ गए 20 के। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो कि एक चीज़ होगी। दूसरी बात क्या आती है कि ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है और ये यूनिक होते हैं। यूनिक कहने का मतलब है जो प्राइम फैक्टर्स आप निकाल रहे हो इसको आप इंडिया में निकालो बेटा, चाहे चाइना में चाहे अमेरिका में, ये प्राइम फैक्टर्स नहीं बदलेंगे, यही रहेंगे। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। दीज प्राइम फैक्टर्स are unique
ये यूनिक होते हैं एंड ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो आपको बात समझा देता हूँ मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं। कोई भी कंपोजिट नंबर है वो अपने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है और ये प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं, यानी कि हर बार सेम रहते हैं, बदलते नहीं हैं, और इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऑर्डर चेंज होने का मतलब है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो तब भी यही रहेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ऑर्डर कैन बी चेंज। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी गई है, वहाँ से भी देख सकते हो, बिल्कुल टेक्निकल वर्ड्स कौन से यूज़ करने हैं। बाकी एक्सप्लेन बेटा मैंने यहाँ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी चैप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि अभी हम जानते हैं कि √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, हमें प्रूव करना होता है कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसमें बेटा जो हम प्रूविंग के लिए मेथड यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। उस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इसको उल्टा मान के चलते हैं कि ये नंबर रैशनल है, और लास्ट में सॉल्व करते करते हम एक ऐसी बात कहेंगे जो मैथ्स के हिसाब से गलत है। तो मैथ्स के हिसाब से जब गलत होती है तो हम कह देते हैं कि भाई ये नंबर जो है वो रैशनल ना होकर इरेशनल है, क्योंकि जो हमने माना था वो गलत था। तो इसको रैशनल मानकर हम इसके प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। हमने लेट कर लिया, लेट √2 इज़ आर रैशनल नंबर। √2 अगर एक रैशनल नंबर है तो हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि p/q की फॉर्म में जब आप इसको लिख रहे हो तो p और q में जो कॉमन फैक्टर है इनका HCF वो 1 है। HCF ऑफ p एंड q इज़ 1, यानी कि हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिया है। p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं यहाँ बता देता हूँ। मान लो नंबर पहले ये ले रहे थे तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिया हमने 2/3, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब छोटी सी कुछ 2-3 बातें हैं वो समझ लो जो यहाँ काम आने वाली है आपकी इस थ्योरम में, इसको प्रूव करने के टाइम पे। पहला कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, अगर p कोई प्राइम नंबर है, ये एक थ्योरम है बेटा, आपकी बुक में एग्जाम्पल्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हो। p अगर कोई एक प्राइम नंबर है, if p is a prime number and it divides a square, अगर p एक प्राइम नंबर है और किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये थ्योरम कहती है देन इट ऑल्सो डिवाइड्स a। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 5 है, 5 इज अ प्राइम नंबर, हम जानते हैं। अगर 5 100 को डिवाइड कर रहा है, 100 मीन्स 10 के स्क्वायर को करता ही है, 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो थ्योरम कहती है कि 5 जो है वो 10 को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है। तो आपको ये थ्योरम इसमें अप्लाई होनी है, इसलिए आनी चाहिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो बेटा इसमें ये लगेगा, ये वाली थ्योरम। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 15 के फैक्टर्स मैंने किए 3 × 5, तो यार छोटी सी बात को समझेंगे। जो 3 है, 3 को क्या मैं इसको 15 का फैक्टर कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि इसके फैक्टर्स में है। और कोई भी फैक्टर जो होता है वो अपने नंबर को, जिसका वो फैक्टर है, उसको हमेशा डिवाइड करता है। तो आप हमेशा कह सकते हो कि 3 जो है वो 15 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। और दूसरी बात, 3 जो है वो 15 का एक मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब 3 को किसी ना किसी इंटीजर से, जैसे कि 5 से मल्टीप्लाई करके एक दिन 15 ज़रूर आता है। इसलिए हम इसको 3 के रिगार्डिंग 3 बातें यहाँ पे हम समझ लेते हैं। 3 15 का फैक्टर है, ये इसे डिवाइड करेगा, और जो 15 है वो मल्टीपल है किसका? मल्टीपल ऑफ 3 होगा। ये 3 बातें हमेशा हमें याद रखनी है इस थ्योरम के लिए। तो अब हम अपनी थ्योरम पे वापस आते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि जो HCF है P और Q का वो 1 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर
पी और क्यू का भी स्क्वायर कर देंगे, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जो हमारे पास यहाँ पर 2 है, क्या मैं कह सकता हूँ कि जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है, जो कि होता है 2 प्राइम नंबर है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये थ्योरम काम करेगी। अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ़ 2 इज़ अ प्राइम नंबर, जो कि है, इट डिवाइड्स p स्क्वायर, जो कि यहाँ से दिख रहा है मुझे, 2 इसका एक फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा, देन इट ऑल्सो डिवाइड्स p। यहाँ से हमें इस थ्योरम से बात समझ में आती है कि जो 2 है वो p को भी डिवाइड करेगा, और कोई भी नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसका एक फैक्टर है। तो इसी थ्योरम को हम यहाँ इसको मैं रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो बेटा, और मैं इसको रब कर दूंगा, फिर हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे। अब इसी को आगे देखेंगे हम। यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि बच्चे कि जो p है और 2 है, 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p। इसको आप अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट मान लो, 2 p का फैक्टर हो गया। अब 2 अगर p का फैक्टर है तो डेफिनेटली एक m ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसे मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि m एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है m एक इंटीजर हो गया जिसको मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक दिन वो p के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो p का मल्टीपल है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर p है वो 2 का मल्टीपल हो चुका है, 2 उसका फैक्टर है। अब इस p की इस वैल्यू को उठाकर हम यहाँ रख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2q स्क्वायर, और p की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं हम, तो हमारे पास 2q स्क्वायर 4m स्क्वायर, कट कर दो यहाँ पे, सिंप्लीफाई करोगे तो q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब देखो ये जो रिलेशन हमने यहाँ लिखा था वो रिलेशन एज इट इज़ हमें यहाँ पे इस तरह से मिल रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है। इफ 2 इज़ अ प्राइम नंबर, it divides q square, then it also divides q। ये थ्योरम दोबारा लग गई, यहाँ रेड कलर से लिखी हुई है, यहाँ मैंने एक बार ग्रीन से लिख दी। तो यहाँ से अगर 2 q को डिवाइड कर रहा है तो आप कह सकते हो कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q। ये मेरी होगी सेकंड स्टेटमेंट। अब बच्चे आप दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ देखो। पहली स्टेटमेंट से हमें क्या मिला था कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p, अब मिल चुका है 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 2 हमें यहाँ पे क्या मिल चुका है, p और q का कॉमन फैक्टर। अब 2 अगर p और q का कॉमन फैक्टर है तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था, ये देखो स्टार्टिंग में हमने कहा था कि p और q का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। अब हम क्या कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 है, तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी, बिकॉज हमें क्या रीजन मिल रहा है, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर rather than 1।
तो अगर एजम्पशन रॉन्ग सीधे इससे क्या पता लग रहा है, इट मीन्स इससे हमें पता लग रहा है कि √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये एक क्वेश्चन है बेटा जो बोर्ड में ज़रूर आता है, इसको ध्यान से समझ लेना, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, और ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में ज़रूर, 3 नंबर का मिलेगा आपको। आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है कई बार। पहले स्टार्टिंग में आपसे √2, √3, √5 इस तरह के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, फिर क्वेश्चन में थोड़े से कुछ नंबर ऐड वैड कर दिए जाते हैं। तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। आप थोड़ा सा बस यहाँ पर दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या करना है आपको। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इसको लेट करना है जैसे आप पहले कर रहे थे। लेट 3√5 + 2 इज आर रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर लेट कर लिया तो आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख लीजिए। बाकी चीज़ें इधर लेके आइए, 2 को √5 को अकेला कीजिए, 2 को इधर ले आएंगे, ठीक है, और 3 को भी नीचे ले आओ, ये हो गया √5। अब आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है, यहाँ समझना है एक छोटी सी बात को कि यहाँ पर P/Q एक था हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर आपने रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, फिर रैशनल नंबर्स को एलसीएम लिया, फिर रैशनल नंबर से डिवाइड किया, तो ये जो पूरी फॉर्म रहने वाली है वो आज भी एक रैशनल नंबर है। ये आपको समझना है, क्योंकि रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने से वो रैशनल रहता है। और √5 आपको क्वेश्चन में या तो दिया होगा कि √5 एक रैशनल नंबर है, अगर दिया है तो आप डायरेक्ट यूज़ करोगे, और अगर वो गिवन नहीं है जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं है तो आपको √5 को पहले प्रूफ करना पड़ेगा, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। अब ये या तो आपको दिया होता है या आपको प्रूफ करना होता है। अगर दिया है तो डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, नहीं तो हम प्रूफ कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये मेरा एक इरेशनल नंबर है, और ये रैशनल है। तो आप लिखोगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वही बात हो गई कि हमारी एजम्पशन गलत थी, और ये जो नंबर है हमारे पास एक रैशनल ना होकर इरेशनल नंबर है। तो आप इसको लिख देंगे कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है क्योंकि हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं। अब इसी वीडियो में बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस रखे आपकी प्रैक्टिस के लिए जिन्हें आप कर सकते हो। ये सारे कुछ, एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। कई बार आता है कि जैसे नंबर में एग्जांपल लेता हूँ, 6 की पावर n, 4 की पावर n, 2 एग्जांपल लिए मैंने। इसमें आता है कि ये नंबर जो है वो 0 से एंड होंगे या नहीं होंगे। अब आप देखो कोई भी नंबर 0 से एंड कैसे हो रहा है, जैसे मान लो 100 है, इसके लास्ट में 0 आ रही है, ये कैसे आ रही है, इसके फैक्टर्स करके देखो आप। 100 के जब आप फैक्टर्स करते हो तो आपको फैक्टर्स 100 के क्या मिलेंगे, पहले हम उसको देखते हैं कि 10 × 10 है, फिर ये है। अब किसी भी नंबर में लास्ट में अगर 0 आ रही है तो वो 0 कैसे बनी है बेटा, वो 0 बनी है क्योंकि उसके अंदर आप देखो, उसके अंदर आपको 2 और 5 के पेयर्स मिले हैं। ये जो पेयर्स बन रहे हैं, हर 2 और 5 का पेयर एक 0 बना रहा है क्योंकि वो 10 बना रहा है। 2 और 5 जब भी मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, 2 × 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10, एक 0 मिलेगी। तो हर पेयर से एक 0 मिल रही है। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि जो भी नंबर हम ले रहे हैं, आपको ये बताना है कि अगर मैं 6 की पावर n ले रहा हूँ और n एक नेचुरल नंबर है, तो क्या ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए कभी 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो आपको सिर्फ देखना है 6 के फैक्टर में क्या 2 और 5 के पेयर हैं। मैंने फैक्टर्स किए, मैंने देखा भाई यहाँ पेयर तो बना ही नहीं। 4 के किए 2 × 2, मैंने देखा यहाँ भी पेयर नहीं बन रहा। तो आप लिखोगे देयर इज़ नो पेयर of 2 and 5, so this number
विल नॉट एंड विद 0। ये नंबर 0 से एंड नहीं होंगे क्योंकि इसमें 2 और 5 के पेयर नहीं है। अभी 2 और 5 का ही पेयर का कॉम्बिनेशन में एक और क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन यहाँ आप याद रखो कि 2 और 5 का जब भी पेयर होता है हमारे पास, तो तभी हमारे पास वो नंबर 0 से एंड होता है बेटा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ये हम पढ़ चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब पढ़ चुके हैं। इसमें एक छोटी सी बात और समझ लो। कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन आता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, अगर आप इसको एक्चुअल में डिवाइड करोगे 17 को 8 से, तो डेसिमल में कुछ ना कुछ आंसर आएगा। लेकिन वो कह रहा है कि एग्जामिनर विदाउट एक्चुअल डिवीजन, क्या आप बता सकते हैं कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा? क्योंकि ये तो हमें पता है कि कंफर्म ये नंबर रैशनल नंबर है, क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखा है, तो रैशनल तो हो गया। पर रैशनल में अभी हमने स्टार्टिंग के पहले पेज पे पढ़ा था शुरू में कि रैशनल 2 कैटेगरी में जाते हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और एक होते हैं हमारे जो कि हमारे पास टर्मिनेट हो जाते हैं जिनका डेसिमल। तो आपको बताना है उनमें से कौन सा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर है मेरा या 8, इसके फैक्टर्स करने होते हैं। इसके फैक्टर में अगर मुझे 2 और 5 यहाँ पर मिल रहा है, जैसे 5 को लिखेंगे तो 0, क्योंकि 5 की पावर 0 1 होता है। तो अगर 2 और 5 के अलावा मुझे कोई और फैक्टर नहीं मिलता, देयर इज ओनली फैक्टर्स ऑफ 2 और 5 लिख रहा हूँ बेटा मैं, यहाँ ध्यान से समझना। और का 5 है, या तो 2 के फैक्टर हो, जैसे कि इसमें मुझे दिख रहे हैं, देखो आप देखो यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 के फैक्टर मिले हैं, 5 नहीं है। या तो 2 के फैक्टर हो या 5 के या दोनों के, तो उस नंबर को हम बोलते हैं, वो नंबर मेरे हो जाते हैं, जैसे कि ये नंबर मेरा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये मेरा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर को आपको देखना है, उसमें 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि दोनों हो, या तो 2 या 5 या दोनों, पर उसके अलावा कोई भी फैक्टर में नंबर नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जैसे इसका दूसरा एग्जांपल अगर ले लो, जैसे मान लो नीचे मान लो 15 होता, तो आपको फैक्टर में मिलता 3 × 5। तो देखो 5 के अलावा एक फैक्टर आ गया 3, तो 5 के अलावा अगर फैक्टर मिल रहा है मुझे, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है बेटा। अब इसके साथ आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं, आप इसको करें, आंसर भी दिए होंगे इनमें। आपको इसमें बताना है सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस है बेटा, आप लोग कर सकते हो, वीडियो पॉज करके कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। और इसी के साथ बेटा हमारा ये वीडियो ख़त्म हो गया है। अब आप क्या करोगे कि आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, उसको कर लेना आप। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।